नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है वो 8 जून, 9 जून और 10 जून को होना है। ठीक है, तो उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने इस क्लास में सभी टॉपिक कवर किए हैं और हर टॉपिक से एक एक दो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे 15 से 20 नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना चाहिए। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन हुइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में नमो घाट का उद्घाटन किया गया है? मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी या अयोध्या? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, हाल ही में जो है नमो घाट का उद्घाटन जो है वाराणसी शहर में किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161 या फिर अनुच्छेद 200? तो इसका सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग गलत मत करना, सही सही लगा के आना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गबन और गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? हमने आपको पहले ही बोला था कि हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए हैं और हर टॉपिक से वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या लमही। वाराणसी वही लमही। तो 3 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वाराणसी यानी कि लमही। वाराणसी जिला है, वहाँ पर एक शहर का नाम है लमही। वहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने जो है गबन और गोदान जो है लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है कि ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? पशु हैं बकरी, घोड़ा, गाय या फिर हाथी? तो सही जवाब है गाय के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अघन्या शब्द का प्रयोग जो है वो गाय के लिए किया गया था ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? सेंट के व्यापार के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है जिला प्रसिद्ध है, डिस्ट्रिक्ट जो है प्रसिद्ध है? कन्नौज, बरेली, मेरठ या फिर मुरादाबाद? तो इसका सही जवाब है कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या विलुप्त होने वाली कगार पर स्थित जीव से संबंधित है, या केवल विदेशी प्रजातियों से, या केवल पक्षियों की सूची से, या प्रदूषण के स्तर को मापन से? तो 6 का सही जवाब है विलुप्त होने की कगार पर स्थित जीव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। ए इज राइट, करेक्ट ए। ठीक है, विलुप्त होने की कगार पर स्थित जीव से संबंधित है क्या? रेड डेटा बुक। ठीक है, 7 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1925 में एक कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता पूछ रहा कौन किया था? तो अध्यक्षता जो किए थे
वो किए थे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सरोजिनी नायडू जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों यानी कि रवनेश का निर्माण करती है? गंगा, यमुना, चंबल या गोमती? तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चंबल। ठीक है, चंबल। 9 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? देख लीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, 2023 की थीम पूछ लिया है। 24 की भी पूछ सकता है, 25 की पूछ सकता है और 26 की भी थीम पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ के जाना है। हमने यहाँ पर 2023 के बता रहे हैं, आप लोग 24 तैयार कर लेना, 25 तैयार कर लेना और 26 भी तैयार कर लेना। ये 4 तैयार कर लोगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो 9 का जो है सही जवाब हो जाता है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक के जो पोल्यूशन होता है इसका निवारण के लिए जो है यहाँ पर थीम चलाई गई थी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब आप लोग 2024 और 25 और 26 तीन की और याद कर लेना, ये 4 को हो जाएंगे, इन्हीं से जो है आपको एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठय ध्वनि का उदाहरण है? निम्न में कौन सा वर्ण कंठय ध्वनि का उदाहरण है? चा, ट, क या फिर ता? तो इसका सही जवाब है का। का जो है कंठय ध्वनि का उदाहरण है, सी सही जवाब है। अब हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 10 में 10 कितने बच्चों के सही हुए हैं। आज से ठीक 1 महीना बाद एग्जाम है। यदि आप लोग स्मार्ट स्टडी से पढ़ोगे और जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, इस तरह से पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन तैयार करोगे, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में अदर प्लेटफॉर्म से पढ़े बच्चों से बेहतर प्रदर्शन करोगे। ठीक है, जो दूसरे चैनल से जो पढ़े हुए बच्चे हैं या दूसरे टीचरों से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनसे आप लोग कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भले कम कराए जाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे, सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है और सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे ही आज एक क्लास नहीं होगी, डेली क्लास आती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करते रहना है, क्योंकि हमने एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, सारे टॉपिक जो हम कवर करते हुए चल रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में कितने सही हुए हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यथार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित? तो यथार्थ जो शब्द होता है इसका जो है विलोम होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आदर्श होता है। ठीक है, यथार्थ शब्द का विलोम क्या होता है? आदर्श होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है एस कार्बनिक एसिड और ऑप्शन डी है कैल्सीफेरोल। तो 12, 12 का सही जवाब हो जाता है एस कार्बनिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, कौन सा सही जवाब है? एस कार्बनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस मंडल को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पीतल नगरी के नाम से, परफ्यूम वाला शहर, ठीक है, सेंट वाला शहर, इत्र वाला शहर, ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक एक दो दो नंबर के आते हैं, जो इनको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इन टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, कहीं आगे आ जाएंगे कहीं पीछे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ या मिर्जापुर? तो 13 का जो सही जवाब है मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद मंडल है इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर शहर भी पूछ सकता है कि पीतल नगरी किस शहर को कहा जाता है, तभी आपको बताना है। मंडल पूछे तभी बताना है, जिला पूछे तब भी आपको बताना है। ठीक है, ध्यान देते रहना है बस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम पूछ लेता है वो वर्तमान में पूछ लेता है। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे ये भी याद रखना, और वर्तमान में कौन है ये भी याद रखना। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। कमेंट बताना कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता देना। ठीक है,
सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है। तो इसलिए जो प्रथम पूछता है और वर्तमान का कम पूछता है, यदि तुरंत बना हुआ होगा तो पूछ लेगा, अदरवाइज जो है प्रथम ज़्यादा पूछता है। लेकिन आप लोग तैयार करना है वर्तमान कौन है, ठीक है। 15 पे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दोदा बेटा, ऑप्शन बी है अनमुड़ी और ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी है गुरु शिखर। तो 15 का सही जवाब है अनामुड़ी। क्या है? अनामुड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनामुड़ी। 16 नंबर है, तप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्विनी, तपसी, तपा या तपिन। तप शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। हमने हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो परेशान मत होना, बस सारे क्वेश्चन देखते रहना, हर एक टॉपिक कवर है और एग्जाम में सीधे यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तप का स्त्रीलिंग तपस्विनी, ठीक है, तप का स्त्रीलिंग तपस्विनी। 17, उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोंडा, संत कबीर नगर, रायबरेली या फिर उन्नाव। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोंडा, संत कबीर नगर, रायबरेली या उन्नाव। तो 17 का सही जवाब है संत कबीर नगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभयारण्य जो स्थित है वो संत कबीर नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, नीले दर्पण नाटक के माध्यम से किसानों के शोषण को किसने उजागर किया था? नील दर्पण नाटक के माध्यम से किसानों के शोषण को किसने उजागर किया था? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 18 का सही जवाब हो जाता है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, दीनबंधु मित्र, ठीक है। नील दर्पण नाटक के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर करने वाले जो थे वो दीनबंधु मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन परत का वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन इसको हम बता चुके हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। हम कम से कम 10 बार इस क्वेश्चन को हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल पे होती है। कहाँ होती है? समताप मंडल पे होती है। किसी दिन हम डिटेल सोल्यूशन क्लास लेंगे, उसमें डिटेल से बताएंगे कि किस परत के बाद कौन सी परत आती है, ठीक है। इस प्रकार से हम आपको फिगर के माध्यम से बताते रहेंगे, ये कौन सी परत है, ये कौन सी परत है, ये कौन सी परत है, ठीक है। सारी परत हम बताते रहेंगे, तो आप लोगों को उस डिटेल क्लास को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम कांस्टेबल की तैयारी करा रहे हैं, तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पर इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो समताप मंडल हो जाएगा। 20 पे चलते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो है ये क्वेश्चन 2017 से लगातार पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। 1 जुलाई 2017 को कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। अब जो है हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए। कितने क्वेश्चन करा दिए हैं? 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 में 20 कितने बच्चों के सही हुए हैं। जितने बच्चों के 20 में 20 सही हुए हैं आप लोग 20 लिखिए या 20 आउट ऑफ 20 लिखिए, ठीक है। आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे कितने होनहार हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? यहाँ पर लिपि पूछ लिया है, तो ऑप्शन है रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी या ब्रह्मी। तो सभी को पता होगा कि हिंदी की भाषा जो होती है वो देवनागरी में होती है, ठीक है। लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, देवनागरी, ठीक है। तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन किसी को होगा नहीं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, राजकीय वृक्ष जरूर पूछा जाता है।
ठीक है, राजकीय वृक्ष हो गया, फल हो गया, पक्षी हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। बरगद, पीपल, अशोक या साल, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो होता है वो अशोक होता है। क्या होता है? अशोक होता है। और राष्ट्र पूछे तब आपका बरगद हो जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी-कभी कन्फ्यूजन में बच्चे गलत लगा देते हैं, पीपल लगा देंगे, कहीं बरगद लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय और राज्य में अंतर होता है। यदि राज्य की पूछे तो अशोक हो जाएगा, और यहाँ पर राज्य की जगह राष्ट्रीय होता तो बरगद हो जाता। ठीक है? तो इन सभी पॉइंटों पर आप लोगों को ध्यान देना है, तभी आपके एग्जाम में एक-एक क्वेश्चन सही होगा और आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दूसरे के बच्चों की अपेक्षा कर पाओगे। ठीक है? चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर? ठीक है? तो 24 का राइट आंसर हो जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। अनुप्रास अलंकार किस प्रकार का अलंकार है? अनुप्रास अलंकार किस प्रकार का अलंकार है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार या इनमें से कोई नहीं? शब्दा, अर्था, उभया या इनमें से कोई नहीं? तो 25 का सही जवाब हो जाता है अनुप्रास अलंकार जो होता है वो एक प्रकार का शब्दालंकार होता है। कैसा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन है फायान, ऑप्शन बी हैं हेवेन सांग और ऑप्शन सी हैं मेगास्थनीज और ऑप्शन डी हैं सेल्यूकस। तो 26 का सही जवाब हो जाता है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या अभी तक कितनी है? फिलहाल बढ़ने की उम्मीद है। अभी तो 403 है। कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 403। अब चलते हैं 28 नंबर पर। 28 नंबर है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी हैं विनोबा भावे, ऑप्शन सी हैं बाबा आमटे और ऑप्शन डी हैं मेधा पाटेकर। ठीक है, मेधा पाटेकर। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वो की थी विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे। ठीक है, ये याद करने वाले क्वेश्चन है। 29 नंबर है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो 29 का सही जवाब हो जाता है शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। कौन सा? शुक्र। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बहुत प्यारा होना, कम दिखना, कष्ट होना, धोखा देना। तो आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत प्यारा होना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको 30 क्वेश्चन अभी तक करा चुके हैं। कमेंट करके बताइए कि 30 में 30 कितने बच्चों के सही हुए हैं। जिन बच्चों के 30 में 30 सही हुए हैं कमेंट में लिखिए 30 आउट ऑफ 30, 30 में 30। और कितने बच्चों के 25 सही हुए हैं, कितने बच्चों के 30 के स्थान पर 25 सही हो पाए हैं, वो भी कमेंट करके बता दें। कितने बच्चों के 24 सही हो पाए हैं, वो भी कमेंट करके बता दें। 24 वाले भी बता दें कि उनके 24 सही हुए हैं। ठीक है। और जिनके 20 सही हुए हैं वो भी बता दें कि उनके 20 सही हुए हैं। 20 वाले भी बता दें कि उनके 20 सही हुए हैं। ठीक है, ठीक है, 20 वाले भी बता दें 20 सही हुए। तो आप लोग जो है जिनके 25 सही हुए, 20 सही हुए और 30 सही हुए, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है? क्योंकि यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि
आप लोगों का कितनी तैयारी है, तो उस हिसाब से हम आगे और तैयारी कराएँगे, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है, तो 1 महीना में हम आप लोगों को सब रटा देंगे, बस आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्मेंस करके आना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। 31 है, सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ था, के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल पूछा है। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो 31 का जो है सही जवाब हो जाता है लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। सिपाही विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक दहन या गुरुत्वीय संकुचन संकुचन, ठीक है। तो 32, तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होती ही होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला काफ़ी हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कभी कभी ऑप्शन बदल लेता है, उस हिसाब से पूछ लेता है, तो यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। तो 33 में जो है अभी तक तो प्रयागराज है, ठीक है, और यहाँ पर प्रयागराज ना होता तो गाजियाबाद आपका आ जाता, और ये गाजियाबाद प्रयागराज ना होता तो आपका लखनऊ आ जाता, ठीक है। ऐसे ही जो है क्वेश्चन ऑप्शन में फेरबदल कर देता है, तो उस हिसाब से गलत न करना। यहाँ पर प्रयागराज है, यदि प्रयागराज ना होता तो आपका गाजियाबाद आ जाता, ठीक है। गाजियाबाद भी जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हम इस क्वेश्चन का जो है एक मतलब अलग से बता देंगे कि सबसे ज़्यादा यूपी में जनसंख्या किसकी है, 4 ऑप्शन जो आए, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे नंबर पर कौन सा, चौथे नंबर पर कौन सा, पाँचवें नंबर पर कौन सा, ऐसे बता देंगे। उसके बाद आप लोग सही कर लोगे, ठीक है। 34 है, अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या मनमोहन सिंह। तो 34 का सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 35 नंबर है, संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर। तो संविधान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। 34 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 36 का सही जवाब है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली, तिलहन, दुग्ध या फल। तो तिलहन उत्पादन संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से किससे है? तिलहन उत्पादन से है। 38 नंबर है, सती प्रथा का अंत करने में किसका मुख्य योगदान था? सती प्रथा का अंत करने में किसका मुख्य योगदान था? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो सती प्रथा का अंत करने में मुख्य योगदान जिसका था वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें ही सती प्रथा अंत करने का श्रेय जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 39 नंबर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू या यूपीएस। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो संधि के
मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कौन-कौन से 3 होते हैं? तो पहला होता है स्वर, ठीक है? व्यंजन और विसर्ग। ये मुख्य रूप से जो हैं 3 जो हैं संधि के भेद होते हैं। हमने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। कमेंट करके बताना कि 40 में 40 कितने बच्चों के सही हुए हैं? कितने बच्चों के 40 में 40 सही हुए हैं? कितने बच्चों के 40 में 35 सही हुए हैं? कितने बच्चों के 40 में 30 सही हुए हैं? कमेंट करके आप लोगों को बताना है, तभी हम जान पाएँगे, ठीक है? क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 होते हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये संधि के भेद होते हैं। 41 है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केरल का, ठीक है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का। देखो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य से जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है? तो शास्त्रीय नृत्य हमने यहाँ पर एक कराया है, आप लोग 2-4 और तैयार कर लेना, ताकि एग्जाम में जो है 2-4 नहीं, आप लोग जहाँ पर नृत्य का चैप्टर होगा वो पूरा चैप्टर आप लोग कर लेना, ठीक है? और यदि आप लोगों से नहीं तैयार हो रहा तो कमेंट करके बताना, तो हम महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सारे शास्त्रीय नृत्य जो हैं, सारे इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य जो हैं एक सेपरेट क्लास बना देंगे, उसी में कवर कर देंगे, वहीं से सारे आ जाएंगे, ठीक है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मोहिनीअट्टम, और काफ़ी बार पूछा गया, तो इसलिए हमने इसको करा दिया है। तो ये हो जाएगा केरल में, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी केरल। 42, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा, केन, रिहंद या फिर टोंस? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो स्थित है वो स्थित है बेतवा नदी पर। कहाँ स्थित है? बेतवा पर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, बेतवा नदी पर, ठीक है? तो बांध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है? कभी कभी जिला पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, और स्टेट पूछ लेगा, सारे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट मैं पहले ही बता दिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी पर, ठीक है? 43 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1922 या 1925? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1922 या 1925? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी ये 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछे 1921 में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। 44 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? गैस का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो पौधों द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण में जो पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण की जाती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है? ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 45 नंबर है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और लगभग हर हर एग्जाम मतलब हर शिफ्ट में, एग्जाम में नहीं, हर शिफ्ट में कांस्टेबल की इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी चौपाई पूछ लेगा, कभी छंद पूछ लेगा, कभी रोला पूछ लेगा, कभी सोरठा पूछ लेगा, कभी मात्राएं पूछ लेगा कि चौपाई में कितनी है, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने चरण होते हैं, ठीक है? सारे सबको पूछ लेता है, तो ये यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ले लिया है। अगली क्लास में दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे इसी टॉपिक से, ठीक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 11, 13, 16, 24। तो यहाँ पर पूछ रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है?
तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको बताना है 16-16 मात्राएं होती हैं। कमेंट करके बताना कि चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो 46 का सही जवाब हो जाता मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरांचल, अवध, यूनाइटेड प्रोविंस या आर्यवर्त। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम जो था वो यूनाइटेड प्रोविंस था। क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा, यांग तजी। तो 48 का सही जवाब है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, कंचनजंगा, नंदा देवी या अनामुड़ी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। आज का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? महत्वपूर्ण है, सब बता देंगे। संप्रदाय में सबको कंफ्यूजन होगी, हालांकि नाम में जो है नाथ दिया हुआ, तो इससे आप लोगों को ऑप्शन करने में आसानी होगी, तो गलत तो नहीं होगा। फिलहाल नाथ संप्रदाय दिया हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो नाथ संप्रदाय से ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाथ संप्रदाय। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको पूरे 50 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 50 में आपके कितने सही हुए हैं। हमारे ऐसे कितने होनहार बच्चे हैं जिन्होंने 50 में 50 सही किए। जिन्होंने 50 में 50 सही किए हैं, वो होनहार बच्चों अपना नाम कमेंट में दीजिए। हम भी पहचानें कि कितने हमारे होनहार बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना जिनके 50 में 50 सही हुए हैं, जिनके 50 में 45 सही हुए हैं, जिनके 50 में 40 सही हुए हैं। ये सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना, और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना कि आपके 50 में कितने बन पाए हैं, आप 50 में कितने सही कर पाए हैं। आज से मात्र 1 महीने बाद एग्जाम है। ठीक है, मात्र और मात्र 1 महीने बाद एग्जाम है, तो उस हिसाब से आप लोगों को हम तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर जुड़िए। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।